7 मई 2025 की वो खामोश रात, आसमान में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर के अंदर अपने सुरक्षित अड्डों में बैठे आतंकवादियों को लग रहा था कि वे हमेशा की तरह पूरी तरह महफूज हैं। वे अपने ठिकानों में बेहद आराम से सो रहे थे। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने सोशल मीडिया पर बड़े घमंड के साथ एक संदेश दुनिया के सामने रखा था, जिसमें लिखा था, चैन से सो जाओ क्योंकि PAF जाग रही है। लेकिन उस रात इन आतंकियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये नींद उनकी जिंदगी की आखिरी नींद होने वाली है। ये कोई आम रात नहीं थी। ये एक ऐसे भयानक तूफान से पहले की वो खामोश शांति थी जो अगले कुछ ही पलों में आतंक के सबसे बड़े आकाओं को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाने वाला था। रात के 1:05 का वक्त, और अचानक आसमान तेज रोशनी और आग के भयानक गोलों से भर गया। बिना किसी पूर्व चेतावनी के 24 मिसाइलें और कई भारी बम सीधे आतंकियों के अड्डों पर आकर गिरे। रात के उस डरावने सन्नाटे को चीरते हुए चारों तरफ सिर्फ धमाकों की गूंज और धुएं का गुबार फैल गया। महज 25 मिनट के अंदर आतंक के 9 सबसे बड़े और सुरक्षित माने जाने वाले अड्डे पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। ये भारत का वो जवाब था जिसकी गूंज सरहद पार बहुत गहराई तक सुनाई दी। इस ऐतिहासिक और अचूक मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत को इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? इस कहानी की दर्दनाक शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत बैसरण घाटी अचानक एक खौफनाक दहशत में बदल गई। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े TRF के आतंकियों ने वहां इंसानियत की हर हद को पार कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद बेगुनाह लोगों को रोका और उनसे उनका धर्म पूछा। जैसे ही किसी ने खुद को हिंदू बताया, उसे बिना सोचे समझे सीधे गोली मार दी गई। आतंकियों की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने बाकी बचे पुरुषों से अपनी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए कलमा पढ़ने को कहा। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ धर्म के आधार पर 26 बेगुनाह पुरुषों की जान ले ली गई। भारत ने पिछले 2 दशकों में संसद हमला, 26/11 का मुंबई हमला, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे कई गहरे जख्म सहे थे। लेकिन पहलगाम का ये हमला इन सब से बिल्कुल अलग था। इस बार आतंकियों ने सीधे तौर पर भारत की सहनशक्ति की आखिरी रेखा को भी पार कर दिया था। जिन माओं ने अपने जवान बेटे खोए और जिन औरतों का सुहाग हमेशा के लिए उजड़ा, उनकी चीखें दिल्ली के गलियारों तक पहुंच चुकी थीं। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपना पुराना खेल खेल रहा था। कभी वो आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बता रहा था, तो कभी उल्टे भारत पर ही झूठे आरोप मढ़ रहा था। लेकिन इस बार भारत सरकार ने तय कर लिया था कि अब सिर्फ बयानों से बात नहीं होगी, बल्कि बेहद ठोस कदम उठाए जाएंगे। सबसे पहले बिना कोई शोर मचाए पाकिस्तान की गर्दन कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर दबाई गई। भारत ने ऐसे कड़े फैसले लिए जो पहले कभी नहीं लिए गए थे। सिंधु जल समझौते को पूरी तरह सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान की करीब 80% खेती योग्य जमीन और वहां का जीवन इसी पानी पर निर्भर है। भारत ने ये साफ कर दिया कि वो जब चाहे बिना किसी चेतावनी के नदियों का पानी रोक सकता है या एक साथ छोड़ सकता है, जिससे पाकिस्तान को सूखे और बाढ़ जैसी स्थिति का एक साथ सामना करना पड़ सकता है। अटारी चेकपोस्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और सभी विशेष वीजा रद्द कर दिए गए। पाकिस्तानी क्रिकेटरों, कलाकारों, मीडिया और सरकार से जुड़े खातों को भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। OTT प्लेटफॉर्मों से भी सभी पाकिस्तानी शो और गाने हटा दिए गए। भारत पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगाना चाहता था और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अकेला कर रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ एक कूटनीतिक शुरुआत थी। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में एक बेहद गुप्त और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। प्रधानमंत्री का आदेश बहुत साफ और सीधा था। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सेनाएं जो भी कदम जरूरी समझें वो उठाएं और उन्हें इसके लिए पूरी छूट दे दी गई। इसके तुरंत बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों रॉ और NTRO ने दिन रात एक कर दिया। हर अफसर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में मौजूद आतंकियों के ठिकानों की रियल टाइम जानकारी जुटाने में लग गया। इस पूरे ऑपरेशन की गोपनीयता इस स्तर पर थी कि इसकी कोई भी भनक बाहर नहीं जा सकती थी। बेहद कम समय में कुल 21 आतंकी ठिकानों की पहचान की गई। इन 21 में से 9 सबसे अहम और खतरनाक टारगेट्स को चुना गया, जहां से पुलवामा, मुंबई और पहलगाम जैसे बड़े हमलों की साजिश रची गई थी। इन 9 ठिकानों को 24 घंटे निगरानी में रखा गया। NSA अजीत डोभाल ने 5 मई तक इस पूरे ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया और प्रधानमंत्री से इसकी अंतिम मंजूरी हासिल कर ली।
पहलगाम में जिन महिलाओं का सुहाग आतंकियों ने उजाड़ा था, उनके उसी दर्द और इंसाफ की भावना को याद रखते हुए इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इस मिशन को अंजाम देने के लिए फाइटर जेट्स की एक बेहद मजबूत और घातक टीम बनाई गई। राफेल, मिराज और सुखोई MKI जैसे एडवांस और लंबी दूरी तक मार करने वाले फाइटर जेट्स को इस काम के लिए चुना गया। राफेल और मिराज को सबसे आगे रहकर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि सुखोई जेट्स को हवा में सुरक्षा कवर देने का काम सौंपा गया ताकि किसी भी खतरे से तुरंत निपटा जा सके। इन सभी विमानों को भारतीय हवाई सीमा के अंदर ही रहकर इस ऑपरेशन को पूरा करना था। इसके लिए फ्रांस की तकनीक से बने घातक हैमर बम, लंबी दूरी की स्कैल्प क्रूज मिसाइल और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया गया। हैमर बम बिना GPS के भी 70 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को अचूक तरीके से तबाह कर सकता था। स्पाइस 2000 बम और सर्विलांस करने वाले कामिकाजी ड्रोन्स भी इस हमले का बहुत अहम हिस्सा थे। ये ड्रोन सीमा पार जाकर दुश्मन के इलाके में पल पल की एकदम सटीक और रियल टाइम जानकारी भेज रहे थे। लक्ष्य पूरी तरह तय थे। 5 निशाने LOC के पार गुलाम कश्मीर में सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे और 4 निशाने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई में मौजूद थे। भारतीय सेना और नौसेना को भी किसी भी जवाबी कार्रवाई का सामना करने के लिए स्टैंड बाय पर पूरी तरह तैयार रखा गया। 6 और 7 मई की वो दरमियानी रात आ गई। फाइटर जेट्स मिसाइलों और बमों से लैस होकर अपने तय किए गए निशानों से एक सुरक्षित दूरी पर हवा में तैनात हो चुके थे। रात के 1 बजे के बाद वो खामोशी टूटी और पहला जोरदार प्रहार हुआ। सबसे पहले गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर-ए तैयबा का सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप भारत के निशाने पर आया। यही वो जगह थी जहां से पहलगाम के हत्यारों ने अपनी ट्रेनिंग ली थी। जैसे ही ड्रोन्स ने हरा सिग्नल दिया, फाइटर जेट्स ने मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में इमारतें आग के भयानक गोलों में बदल गईं और आसमान काले धुएं से भर गया। जो आतंकी भागने की कोशिश कर रहे थे, वे गिरती इमारतों के मलबे के नीचे जिंदा दफन हो गए। इसके तुरंत बाद मुजफ्फराबाद में ही जैश-ए-मोहम्मद के सैयदना बिलाल कैंप और कोटली में लश्कर के गुलपुर कैंप को राख में मिला दिया गया। इन कैंपों में आतंकियों को हथियार चलाने और फिदाई हमलों की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद कोटली में जैश का अब्बास कैंप और बरनाला कैंप भी आसमान से गिरती मिसाइलों का शिकार बने। ये सब इतनी तेजी और सटीकता से हो रहा था कि दुश्मन को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। इस पूरे समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार NSA डोभाल के संपर्क में थे और ऑपरेशन की हर एक अपडेट ले रहे थे। ऑपरेशन अब अपने अगले और सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका था। भारत के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों को निशाना बनाना शुरू किया। सियालकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सरजाल कैंप और महमूद जोया कैंप चंद पलों में ही मलबे के ढेर में बदल गए। इसके बाद मिसाइलें मुरीदके की तरफ मुड़ी, जो सीमा से करीब 18 से 25 किलोमीटर दूर था। वहां मौजूद लश्कर-ए तैयबा का सबसे बड़ा अड्डा मरकज़े तैयबा कैंप भारत के निशाने पर था। ये वही जगह थी जहां 1990 से आतंक की जड़ें मजबूत की जा रही थीं और जहां 26/11 के हमलावर अजमल कस्साब को ट्रेनिंग मिली थी। जब इस कैंप के सटीक निर्देशांक सामने आए तो जवानों का सालों का गुस्सा मिसाइलों के रूप में बरसा। जोरदार धमाकों से जमीन कांप उठी और कुछ ही पलों में आतंक का ये किला पूरी तरह ढह गया। 8 ठिकाने खत्म हो चुके थे, लेकिन अभी एक सबसे बड़ा और खूंखार अड्डा बाकी था। सीमा से 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर में मौजूद था जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय मरकज़े सुबहानल्लाह। ये आतंकी मसूद अजहर का जन्मस्थान और उसका सबसे मजबूत किला था। इसी किले से संसद हमले, पठानकोट और पुलवामा की साजिश रची गई थी। मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भारत ने इस आतंक के हब पर अपनी सबसे अचूक ब्रह्मोस मिसाइल दागी। मिसाइल सीधे निशाने पर जाकर लगी और जैश का पूरा हेडक्वार्टर पल भर में तबाह हो गया। रात 1:05 पर शुरू हुआ ये ऑपरेशन महज 25 मिनट में खत्म हो गया। इस महाविनाश में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। मसूद अजहर का भाई और कांधार विमान अपहरण का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर भी इस हमले में मारा गया। उसके 2 साले और जैश के कई शीर्ष कमांडर इस हमले में ढेर हो गए। सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार मसूद अजहर इस हमले के बाद बुरी तरह टूट गया। उसके परिवार के 10 लोग और 4 करीबी इस स्ट्राइक में मारे गए थे। हालात ऐसे हो गए कि उसने रोते हुए कहा कि काश वो भी इस हमले में मारा गया होता। 7 मई की दोपहर को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच पर भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी एक साथ मौजूद थीं। ये उन आतंकियों के लिए एक कड़ा जवाब था जिन्होंने पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर उनकी जान ली थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो धर्म के आधार पर बटा हुआ देश नहीं है, बल्कि एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र है।
दोनों महिला अधिकारियों ने लाइव वीडियो सबूतों के साथ दुनिया को बताया कि कैसे 9 आतंकी अड्डों को शमशान बना दिया गया है। हमले के बाद पाकिस्तान घबराहट में बुरी तरह बौखला गया। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने अपनी हताशा मिटाने के लिए भारत के नागरिक इलाकों और सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से एक बड़े हमले की कोशिश की। उन्होंने जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात के करीब 15 शहरों को निशाना बनाना चाहा, लेकिन भारत पहले से ही पाकिस्तान की हर चाल को समझ चुका था और पूरी तरह सतर्क था। जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलें भारतीय हवाई सीमा में दाखिल हुईं, भारत की कई स्तरों वाली अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें हवा में ही राख बना दिया। करीब 50 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया और पाकिस्तान की ये साजिश भी शर्मनाक तरीके से नाकाम हो गई। इसी बीच लाहौर में मौजूद पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार को भी भारतीय सेना ने पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे देशों को इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी।